हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चूंकि हमें मार्केट स्ट्रक्चर से वॉल्यूम्स तक प्राइस एक्शन के फंडामेंटल्स की उचित समझ है, इसलिए हम विभिन्न प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज को सीखने के लिए तैयार हैं, जिन्हें हम डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के तहत डिप्लॉय कर सकते हैं। हम जिस पहली स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो ब्रेकआउट्स है। आप पूछ सकते हैं कि ब्रेकआउट्स क्यों? बात बस इतनी है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग रोमांचक हो सकती है। कीमत जल्दी से आपके फेवर में हो जाती है और ऐसा लगता है कि आप एक लहर की सवारी कर रहे हैं और साथ ही बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। हालांकि इसके विपरीत ब्रेकआउट ट्रेडिंग काफी पेनफुल भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, आप देखते हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेकआउट हो रही है। बनने वाली कैंडल बड़ी और बुलिश होती है और आपको तुरंत फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, इसलिए आप लॉन्ग ट्रेड लेने का फैसला करते हैं। और जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग अप मूव की उम्मीद में ट्रेड में एंटर करते हैं, प्राइसेस 180 डिग्री रिवर्स हो जाती है। और इससे पहले कि आप इसे जानें, आपने हाइस खरीद लिया और अब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और यदि आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं दिया है, तो आप देखेंगे कि आपका अकाउंट ब्लीड कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। ये हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है। मैं हाई प्रोबेबिलिटी वाले ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए कैसे फिल्टर करूं और कैसे पता करूं कि किन ट्रेड्स से बचना है? हमने इस प्राइस एक्शन कोर्स के 6th एपिसोड में ब्रेकआउट्स और रिवर्सल ट्रेड्स को गवर्न करने वाले बेसिक आइडियाज के बारे में बात की है। मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो एपिसोड 6 में सीखी गई कॉन्सेप्ट्स का एक कंटिन्यूएशन होगा। और इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए उस एपिसोड को पूरी तरह से देखें और फिर इस वीडियो को देखें। ठीक है, एक ब्रेकआउट तब होता है जब कीमत एक पर्टिकुलर लेवल से आगे बढ़ जाती है। ये केवल कोई रैंडम लेवल्स नहीं, बल्कि एक लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस या एरिया ऑफ वैल्यू होना चाहिए। एरिया ऑफ वैल्यू सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस, ट्रेंड लाइंस या मूविंग एवरेजेस से कुछ भी हो सकता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का आइडिया ट्रेड्स में एंटर करना है जब प्राइस मोमेंटम आपके फेवर में हो। हालांकि शेयर बाजार में कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए आइए पहले ब्रेकआउट ट्रेडिंग की पॉजिटिव्स और शॉर्टकमिंग्स पर चर्चा करें। मैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, ब्रेकआउट ट्रेड्स लिमिटेड रिस्क के साथ आते हैं, जिसका अर्थ है कि कई इंस्टेंसेस में ब्रेकआउट ट्रेड्स एक कंसोलिडेटिंग मार्केट फेज के दौरान होते हैं। इसलिए इनिशियल स्टॉप लॉस जो हम अपने ट्रेडों के लिए रखते हैं, वो पैटर्न के कंप्रेशन या मार्केट एंट्री के लिए उपयोग की जाने वाली प्राइस रेंज के अनुसार रिलेटिवली स्मॉल होगा। इसके अलावा ट्रेड्स की फेलियर की कंफर्मेशन तेजी से हो सकती है, जो जल्दी ओपन पोजीशन से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करती है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि यदि ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाता है, तो प्राइसेस तुरंत रिवर्स हो जाएगी और हमारे स्टॉप लॉस पर पहुंच जाएगी और हमें ट्रेड पूरा होने के लिए पूरे दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ब्रेकआउट ट्रेड से जुड़े रिवॉर्ड टू रिस्क भी बहुत बेहतर है, ताकि आप अपने स्टॉप लॉस को उसी के अनुसार कंट्रोल कर सकें। दूसरा फायदा यह है कि प्राइस मोमेंटम आपके फेवर में है। यदि कोई ब्रेकआउट ट्रेड सक्सेसफुल होता है, तो बड़ा लाभ संभव है। तो एक मजबूत ट्रेंड पर जल्दी एंट्री करना एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन साबित हो सकती है। तीसरा फायदा ट्रेड मैनेजमेंट है, जिसका अर्थ है कि मार्केट में एंट्री और एग्जिट्स आमतौर पर प्रीडिफाइंड होते हैं। ट्रेड से पहले ही स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स की पहचान की जा रही है, जिससे हमारा एकमात्र काम स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है और उनमें से किसी एक के हिट होने की प्रतीक्षा करना है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। नंबर 1, फॉल्स ब्रेकआउट्स है। फॉल्स ब्रेकआउट्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग अप्रोच का एक अनअवॉइडेबल हिस्सा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रेकआउट की पहचान करने में उपयोग की जाने वाली प्रोसीजर कितनी अच्छी है या मार्केट को क्वांटिफाई करने में आपका सिस्टम कितना अच्छा है। कई मामलों में एक सिग्नल रिलायबल प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स की इंटेंडेड पार्टिसिपेशन की कमी होगी, जो ब्रेकआउट की सफलता के लिए एक आवश्यक फैक्टर है। दूसरा ड्रॉबैक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जुड़ा है। ऑप्टिमल ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप्स बार बार नहीं होते हैं, इसलिए ब्रेकआउट सेटअप्स की खोज करना अक्सर मार्केट में अन्य अवसरों का पीछा करने के बजाय एक ट्रेडर को साइडलाइंस पर छोड़ सकता है, या सरल शब्दों में ब्रेकआउट ट्रेड्स की संख्या कम होती है या इसका पता लगाना कठिन होता है। विभिन्न ब्रेकआउट ट्रेडिंग टेक्निक्स पर चर्चा करने से पहले ये समझना हमेशा बेहतर होता है कि ब्रेकआउट्स का ट्रेडिंग कैसे न करें। आइए बात करते हैं कि आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग से कब बचना चाहिए। सबसे पहले आपको किसी ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट्स का ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग करना काफी इर्रेशनल बात है और आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।
हमने फेमस कोट सुनी है, अ ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो देखते हैं कि ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना आपको इसके खिलाफ जाने की तुलना में अधिक फेवरेबल पोजीशन में क्यों रखता है। जब ट्रेंड के साथ या ट्रेंड की डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें जो प्राइस मूव्स मिलती है वह बहुत अधिक मजबूत होती है और ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते समय के प्राइस मूव्स की तुलना में लॉन्गर पीरियड्स तक चलती है। उदाहरण के लिए उन बुल ट्रेडर्स को देखें जिन्होंने एक बेरिश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ली है। इन अप मूव्स को देखें जो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने के परिणामस्वरूप हुई है। ये अप मूव्स शार्प हैं लेकिन बहुत लिमिटेड हैं। कैंडलस्टिक्स के आकार से आप देख सकते हैं कि बुल्स की ताकत बेयर्स की तुलना में बहुत कमजोर है। यदि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि प्राइस मूव्स में वास्तव में बहुत अधिक ताकत नहीं है या प्राइस मूव्स बहुत कमजोर है। बदले में इसका मतलब है कि इन ट्रेड्स से होने वाले गेन्स काफी लिमिटेड हैं क्योंकि आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह यदि आप ब्रेकआउट का ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन दूंगा कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग न करें। और मान लीजिए कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट एक ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि संभावना है कि ये ब्रेकआउट वास्तव में बहुत दूर जाने वाला नहीं है क्योंकि आखिरकार आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं। क्या होने की संभावना है कि भले ही ये ब्रेकआउट हो जाए लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यह अंततः नीचे गिर जाएगा जिससे आपको फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा। इसलिए आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने के बारे में जागरूक होना होगा, चाहे आप ब्रेकआउट्स, पुलबैक्स या जो भी एंट्री तकनीक आप उपयोग कर रहे हो। यह आमतौर पर ट्रेडिंग के लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब कीमत मार्केट स्ट्रक्चर से दूर हो तो आप ब्रेकआउट्स का ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। हमने इस प्राइस एक्शन कोर्स की दूसरी एपिसोड में मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको बतानी है वह यह है कि आप जो भी मार्केट्स देख रहे हैं, चाहे वह बुलिश हो या बेरिश हो, किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे वह स्विंग या इंट्राडे टाइम फ्रेम हो, जिन प्रिंसिपल्स पर हम चर्चा कर रहे हैं वे अनिवार्य रूप से सभी सिचुएशंस के लिए इक्वल हैं और सभी पर समान रूप से अप्लाई होता है। चाहे वो 4 घंटे की टाइम फ्रेम हो, डेली, वीकली या आवरली टाइम फ्रेम हो, यह उन सभी पर समान रूप से अप्लाई होती है। अभी हम जो देख रहे हैं वो एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड है। इस समय आप देखते हैं कि प्राइस एक ऐसे पॉइंट पर ट्रेड कर रही है जो स्ट्रक्चर से बहुत हाई है और कुछ फोमो ट्रेडर्स इस चार्ट को देखेंगे और एक लॉन्ग पोजीशन लेने का फैसला करेंगे इससे पहले कि कीमत उनके बिना और ऊपर ट्रेड करे। इसलिए वे एक हाई प्राइस पर लॉन्ग ट्रेड में एंटर करते हैं। लेकिन इतनी हाई प्राइसेस पर लॉन्ग जाने में क्या दिक्कत है, हम एक उदाहरण के आधार पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में सोचो, आप अपना स्टॉप लॉस कहां लगाने जा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपके लिए लॉजिकल प्लेस कहां है। पॉसिबल आंसर पिछला रेजिस्टेंस लेवल है जिसमें प्राइस गिरने पर सपोर्ट बनने की संभावना है। ये वह लेवल है जिस पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए भरोसा करने की आवश्यकता है। और स्पष्ट रूप से आप स्टॉप लॉस को बिल्कुल इस लेवल पर भी नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि प्राइस इस लेवल पर आ सकती है और आपके स्टॉप लॉस को तुरंत हिट करने के बाद ऊपर जा सकती है। तो संभावना है आपको अपने स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के नीचे कहीं रखना होगा क्योंकि इस मामले में रिस्क के लिए कम से कम 1:1 रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए प्राइसेस को आपके फेवर में कम से कम उतनी ही दूरी तय करनी होगी जितनी कि आपके स्टॉप लॉस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बड़ा स्टॉप लॉस होने से आपको एक खराब रिवॉर्ड टू रिस्क में। क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं? We have got some really interesting features at Dhan for swing traders. So we have got a large pool of indicators on है। इसलिए मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए डिस्करेज करूंगा जब प्राइसेस मार्केट स्ट्रक्चर से बहुत दूर है, इस कारण से कि आपको एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप आपको रिस्क के लिए बहुत कम रिवॉर्ड मिलता है। अब हम समझ गए हैं कि क्या नहीं करना है, तो हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की विभिन्न तकनीकों को सीखने के लिए तैयार हैं। एक प्रोफेशनल की तरह हाई प्रोबेबिलिटी वाले ब्रेकआउट ट्रेड्स की पहचान कैसे करें? जब आप हाई प्रोबेबिलिटी वाले ब्रेकआउट ट्रेड्स की पहचान करना चाहते हैं तो ये 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं या ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। और दूसरी बात, आप मार्केट स्ट्रक्चर या एरिया ऑफ वैल्यू के पास ट्रेड करना चाहते हैं। चलो इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। आइए ट्रेंड ट्रेडिंग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के साथ शुरुआत करें। अब तक आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के विचार से परिचित होंगे क्योंकि पहले मैंने आपको ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करने से डिस्करेज किया था और मैंने आपको ट्रेंड के डायरेक्शन पर ट्रेडिंग करने के लिए एनकरेज किया। एक इंट्राडे ट्रेडर या एक स्विंग ट्रेडर के लिए हम कहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में प्राइस 20 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है। इसलिए
यदि आप मूविंग एवरेज या यहां तक कि ट्रेंड लाइन तक पुलबैक की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अक्सर आप निराश होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके द्वारा एक लॉन्ग पोजीशन को एंट्री करने में सक्षम होने के बिना बाजार में हाई मोमेंटम जारी रहेगी। बात यह है कि पुलबैक ट्रेडिंग के लिए एक विशेष समय होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से तब नहीं है जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। हम आने वाले एपिसोड्स में पुलबैक ट्रेडिंग सिस्टम्स पर चर्चा करेंगे। ऐसे सिनेरियो में आप पुलबैक के बजाय ब्रेकआउट्स ट्रेड करना चाहते हैं। इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ट्रेंड ट्रेडिंग ब्रेकआउट कहा जाता है। यहां आप बाजार के ट्रेंड के टाइप के आधार पर या तो स्विंग हाई या स्विंग लो के ब्रेक का ट्रेड कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। मान लें कि बाजार एक मजबूत ट्रेंड में है और प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट करती है। इस ट्रेड का आइडिया प्रीवियस स्विंग हाइस के ऊपर ब्रेकआउट्स खरीदना है। आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंसोलिडेट हो गई है और ऊपर ब्रेकआउट हो गई है। प्राइस एक फ्लैग पैटर्न बनाने जैसा दिखता है, तो आप संभवतः ब्रेकआउट्स पर एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। इस मामले में आपके फेवर में एक ट्रेंड है, इसलिए ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट का ट्रेड करना उचित है। ऐसा करने से आप ट्रेड को आपके फेवर में काम करने की लाइक्लीहुड बढ़ा देंगे। इस ट्रेड के लिए सबसे अच्छी एंट्री ब्रेकआउट कैंडल हाइस के ऊपर होगी। अंतिम चीज जो आपको करनी है वो इस पोजीशन से एग्जिट करने की योजना है। नंबर 1, जब आप गलत हो तो एग्जिट करना है। यह आपके स्टॉप लॉस को रेफर करता है। आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर बाजार मेरे खिलाफ चलता है तो मैं चार्ट के किस पॉइंट पर ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। एक गाइडलाइन के रूप में आपका स्टॉप लॉस उस लेवल पर होना चाहिए जहां प्राइस पहुंचने पर आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिडेट कर देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपना स्टॉप लॉस उस लेवल पर रखना होगा जो आपको लगता है कि आपके द्वारा लिए गए ब्रेकआउट ट्रेड को इनवैलिडेट कर देगा। इस मामले में अपने स्टॉप लॉस को स्विंग लोज के नीचे 180 आर बफर के साथ सेट करें, या आप बस स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन के नीचे या 20 मूविंग एवरेज से भी नीचे रख सकते हैं। दूसरा एग्जिट तब होता है जब आप सही होते हैं। क्या होगा अगर बाजार आपके फेवर में चलता है, तो आप अपने ट्रेड से कैसे बाहर निकलेंगे? ये टारगेट निर्धारित करने के बारे में है। मेरा सजेशन ट्रेंड की सवारी करना है, जिसका अर्थ है कि कीमत के और भी बढ़ने की अच्छी संभावना है। एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए अपने टारगेट को अगले पोटेंशियल हाई पॉइंट या स्विंग हाई के रूप में रखें, जो वास्तव में पहचानना मुश्किल है, या ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल भी हो सकता है। एक स्विंग ट्रेडर के लिए मैं ट्रेंड की राइड करने के लिए कहूंगा, और केवल तभी ट्रेड से बाहर निकलना जब प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हो जाती है, या जब मार्केट स्ट्रक्चर से बाहर हो जाता है। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब इस पर्टिकुलर केस में अप ट्रेंड से है। जब बाजार एक हायर हाई या हायर लो बनाना बंद कर देता है, तो ये ट्रेड से बाहर निकलने का समय होता है। आप उचित मॉडिफिकेशंस के साथ डाउन ट्रेंड के लिए समान एंट्रीज और एग्जिट्स रख सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर या एरिया ऑफ वैल्यू के पास ट्रेडिंग करना शामिल है। इससे पहले हमने चर्चा की है कि जब प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर से बहुत दूर होती है, तो इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है और आपको रिस्क के लिए बहुत खराब रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन क्या होगा यदि आप ब्रेकआउट्स का ट्रेड कर रहे हैं जब प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर के करीब है? इस उदाहरण में आप रेजिस्टेंस का एरिया देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया है जहां संभावित रूप से सेलर्स आएंगे या जहां सप्लाई डिमांड से अधिक है। कीमत ने रेजिस्टेंस के एरिया का टेस्ट किया और फिर प्राइस ब्रेकआउट हो गई और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गई। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है जो स्विंग हाइस के ब्रेकआउट से थोड़ा अलग है। क्योंकि रेजिस्टेंस चार्ट्स में अधिक रिस्पेक्टेड एरिया है, इसलिए ट्रेड्स की सफलता की संभावना अधिक होती है। यदि आप अभी एक लॉन्ग ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए लॉजिकल लेवल कहां है? इसका उत्तर स्टॉप लॉस को इस प्रीवियस रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल से नीचे रखना होगा। आप अपने स्टॉप लॉस को प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे कहीं रख सकते हैं। तो ये पहले के मामले की तुलना में बहुत टाइटर स्टॉप लॉस है। ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस के साथ आपको रिवॉर्ड टू रिस्क बेहतर मिलेगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट देना शुरू करने के लिए प्राइस को आपके फेवर में बहुत अधिक मूव करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपको अधिक फेवरेबल रिवॉर्ड टू रिस्क देता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट है। और आपके पास अधिक टाइटर स्टॉप लॉस क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मार्केट स्ट्रक्चर के बहुत करीब ट्रेड कर रहे हैं, जब पिछले उदाहरण की तुलना में जहां मार्केट स्ट्रक्चर बहुत दूर थे और उस सिनेरियो में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। ट्रेड कब करना है, इसकी पहचान करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ट्रेड कैसे करना है।
मार्केट स्ट्रक्चर के पास ब्रेकआउट ट्रेडिंग को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले बिल्डअप के साथ ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल में हायर लोज है, और तीसरा टाइप सपोर्ट लेवल में लोअर हाइज है। आइए पहले टाइप से शुरू करें, जो कि बिल्डअप के साथ ब्रेकआउट ट्रेडिंग है। एक बिल्डअप मूल रूप से प्राइस कंजेशन या कंसोलिडेशन या एरिया ऑफ वैल्यू के पास एक टाइट रेंज है। आप फॉलोइंग तरीके से बिल्डअप के बारे में सोच सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स रेजिस्टेंस पर प्राइसेस को कंसोलिडेट करते हुए देखेंगे, और ये ट्रेडर्स रेजिस्टेंस पर या कहीं रेंज के बीच में एक शॉर्ट ट्रेड करेंगे और वे अपने स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे। वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पर शॉर्ट जाने में समझदारी है। लेकिन इस पर गहराई से विचार करें। यदि प्राइस रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट हो रही है, तो ये वास्तव में आपको क्या बताता है? आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक पोटेंशियल एरिया है जहां सेलर्स आ सकते हैं और प्राइस को और नीचे गिरा सकते हैं। लेकिन इस उदाहरण में प्राइस रेजिस्टेंस के एरिया में कंसोलिडेट हो रही है। सेलर्स कहां हैं? वे कीमत क्यों नहीं गिरा रहे हैं, और ऐसा क्यों है? सेलर्स कीमतों को कम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कारण इन दो चीजों में से एक हो सकता है। या तो वहां कोई सेलर्स नहीं है जो बेचने में इंटरेस्ट रखते हैं, या रेजिस्टेंस पर समान रूप से स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। कोई भी सिनेरियो हो, चाहे वह नंबर 1 हो, कोई सेलर्स नहीं है, या नंबर 2 समान रूप से स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। यह उन ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं लग रहा है जो शॉर्ट ट्रेड्स कर रहे हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट हुआ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का क्लस्टर स्मार्ट मनी या बड़े प्लेयर्स के लिए वास्तव में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के लिए प्रोत्साहन पैदा करेगा, ताकि वे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट को ले जाने के लिए इन बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का लाभ उठा सकें। मेरा कहना यह है कि जब आप रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेशन देखते हैं, या बेसिकली रेजिस्टेंस के एरिया के ठीक सामने बिल्डअप होता है, तो ये बुलिश स्ट्रेंथ का संकेत है। फिर से इस सिनेरियो में मैं एक लॉन्ग ट्रेड करना चाहूंगा, या मेरी ट्रेड एंट्री तब होगी जब कीमत ब्रेकआउट कैंडल हाइस के ऊपर ट्रेड करेगी, और मैं अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रखूंगा, यानी बिल्डअप या कंसोलिडेशन के लो से नीचे, या आप इसे रेजिस्टेंस के नीचे ATR वैल्यू के लगभग 2 गुना बफर के साथ रख सकते हैं। जब टारगेट के बारे में बात करते हैं, तो मेरा टारगेट नियरेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर होगी। इस मामले में यह अगला रेजिस्टेंस लेवल है। अपने चार्ट को देखें, ध्यान दें कि प्राइसेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज तक कैसे पहुंचता है। अपने आप से पूछें कि यदि सपोर्ट एरिया में कंसोलिडेशन होता है, और आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट करें। इसलिए जब भी मैं ब्रेकआउट्स का ट्रेड करता हूं, तो बिल्डअप एक को कॉन्सेप्ट है। हालांकि इसके कई वेरिएशंस हैं। उदाहरण के लिए, जब आप रेजिस्टेंस में हाई लोज देखते हैं, तो क्या ये स्ट्रेंथ या वीकनेस का संकेत है? इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। जब आप रेजिस्टेंस में हाई लोज देखते हैं, तो ये क्या इंडिकेशन देता है? यह आपको बताता है कि ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है, या सेलर्स कमजोर हैं। इसने ये भी संकेत दिया कि हायर प्राइसेस का सपोर्ट करने के लिए मजबूत बाइंग प्रेशर है। और ध्यान देने वाली अंतिम बात यह है कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्लस्टर किए गए बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं, जो उन सेलर्स द्वारा रखे जाते हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस से शॉर्ट ट्रेड किए हैं। स्पष्ट रूप से ये बुलिश स्ट्रेंथ का संकेत है। Do you track how much brokerage you pay? No. Why? अब आप इस चार्ट पैटर्न से परिचित हो सकते हैं। इसे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। इसलिए यदि आप इस तरह का पैटर्न देखते हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट में अपवर्ड प्राइस मोमेंटम आ सकती है। यहां भी ठीक ऐसा ही सिचुएशन है। इस मामले में आपको लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए। ट्रेड एंट्री ब्रेकआउट कैंडल हाई से ऊपर होनी चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस मोस्ट रीसेंट हाई लो से थोड़ा नीचे होना चाहिए। और अंत में ट्रेड के लिए आपका टारगेट नेक्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, या ये फर्स्ट हाई लो लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बीच की डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, जिसे रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर प्रोजेक्ट करे। अब आइए एक ऐसी स्थिति पर नजर डालते हैं जहां प्राइस ब्रेकडाउन हो जाती है। हमने पहले जो सीखा है, यह उसका ऑपोजिट है। जब भी आप सपोर्ट लेवल में लोअर हाइज देखते हैं, तो यह आपको 3 चीजें बताता है। नंबर 1, बाइंग का कोई प्रेशर नहीं है, या बायर्स कमजोर हैं। नंबर 2, सेलिंग का जबरदस्त दबाव प्राइसेस को और भी नीचे धकेल रहा है। और नंबर 3, सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को सपोर्ट के नीचे क्लस्टर किया जाता है, जो उन बायर्स द्वारा रखे जाते हैं जिन्होंने सपोर्ट लेवल से लॉन्ग एंट्री ली थी। जाहिर तौर पर यह खरीदारी में कमजोरी का इंडिकेशन है। आप इस चार्ट पैटर्न से परिचित हो सकते हैं। इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। यदि आप ऐसा पैटर्न देखते हैं, तो इसका मतलब है
कि बाजार नीचे की ओर ब्रेकआउट हो सकता है। इस मामले में हमें ब्रेकआउट कैंडल के लो लेवल के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर करना चाहिए जब ब्रेकआउट कैंडल सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है। स्टॉप लॉस को रीसेंट लो हाई से ऊपर रखा जा सकता है या इसे सपोर्ट लेवल से ऊपर 280 ATR बफर के साथ रखा जा सकता है। और अंत में टारगेट्स के बारे में बात करते हैं। इस मामले में टारगेट अगला सपोर्ट लेवल होना चाहिए या ये फर्स्ट लोअर हाई लेवल और सपोर्ट लेवल के बीच की डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए जिसे सपोर्ट लेवल से नीचे प्रोजेक्ट करे। आगे बढ़ते हुए अब एक हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिनेरियो पर नजर डालते हैं। होने वाले एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट ट्रेड्स की पहचान कैसे करें? बात यह है कि मार्केट्स हमेशा बदलता रहता है। ये एक रेंज से एक ट्रेंड की ओर और एक ट्रेंड से एक रेंज तक चलता है और मार्केट जितनी अधिक देर तक एक रेंज में रहता है उतनी ही एक्सप्लोसिव तरीके से वह टूटता है। लेकिन क्या ये सच है? ये सच है क्योंकि बाजार जितने लंबे समय तक एक रेंज में रहता है मार्केट में उतने ही अधिक ऑर्डर्स दिए जाते हैं। बुलिश ट्रेडर्स ब्रेकआउट पकड़ने की उम्मीद में रेजिस्टेंस के ऊपर बाय ऑर्डर्स देंगे। इसी तरह बेरिश ट्रेडर्स रेजिस्टेंस पर शॉर्ट ट्रेड्स करेंगे और वे रेजिस्टेंस के ऊपर अपना बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर्स देंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भारी क्वांटिटीज में बाय ऑर्डर्स मिलेंगे। किसी मौके पर अगर प्राइस रेजिस्टेंस से बाहर ब्रेकआउट होने में सफल हो जाता है तो ये बाय ऑर्डर्स के इन सभी क्लस्टर्स को ट्रिगर करेगा जो मजबूत बाइंग प्रेशर को प्रेरित करेगा और बाजार को ऊपर ले जाएगा। इसलिए यदि आप हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाले एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट ट्रेड्स की पहचान करना चाहते हैं तो आपको मार्केट्स के लंबे समय तक एक रेंज के भीतर रहने पर पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि प्राइस एक रेंज में जितना अधिक समय तक रहता है उतना ही एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट होता है और हम अधिक लाभदायक